नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। बहुत सारी घटनाएं घट गई। लोकसभा का एक सत्र भी समाप्त हो गया, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। एक बड़ी घटना हाथरस में हो गई जिसमें 121 के आसपास लोगों की डेथ हो गई। और अब लोग इसी कांड पर, जो गोदी मीडिया है, पूरी टीआरपी बटोरने के चक्कर में बाबा को बदनाम करने की भी कोशिश कर रहा है, जबकि बाबा का कोई हाथ नहीं है, बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं है। हो सकता है बाबा ने बड़ा सोच समझ करके आज इस मामले में अपना एक वकील नियुक्त कर दिए हैं, एपी सिंह। उन्होंने बयान जारी करके सबसे पहले बयान की पहली लाइन में कहा है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है भगदड़ के दौरान, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। और इस भगदड़ के लिए उन्होंने असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है कि भगदड़ उन्होंने मचवाई है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई है। उन्होंने सरकार द्वारा जो आयोग बनाने की बात कही है, न्यायिक जांच की बात कही है, उसका भी उन्होंने स्वागत किया है कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि भोले बाबा अभी सामने नहीं आए हैं, वो कहाँ हैं ये बात भी उन्होंने गुप्त रखी है। लेकिन वकील के जरिए, अपने लॉयर के जरिए उन्होंने संदेश साफ कर दिया है कि इसमें बाबा का कोई रोल नहीं है और ये घटना जानबूझ करके घटाई गई है, लिहाजा इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। इस बीच में एक छोटी सी और बता दूं कि 4 लाख के आसपास सरकार ने मृतकों को मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के जो परिवारजन हैं उनके लिए, बाकी और घायलों के लिए तो कल ही शायद ऐलान हुआ था 50-50 हज़ार और फ्री इलाज। तो कुल मिलाकर के ये तो बात यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। अब बात करता हूँ दिल्ली की, हैदराबाद से दिल्ली की। हैदराबाद से दिल्ली के लिए उड़ान भरी है आज एक जहाज़ ने, और उसमें चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश नायडू साहब पहुँचे हैं। अब वो मिलने जुलने की या बधाई देने की, कांग्रेचुलेसन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी या और कोई चीज़ के लिए नहीं आए हैं। अब वो हिसाब किताब करने आए हैं, बही खाता लेकर के आए हैं। उस बही खाते में वो अपने प्रदेश की जो माली हालत है उसे सुधारने के लिए कुछ न कुछ लेने आए हैं। मैं आपको बता दूं, चंद्रबाबू नायडू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिल्कुल विश्वास नहीं है। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके जो सांसद हैं उनको क्या दिया क्या लिया, इससे उनका कोई मतलब नहीं। उनका कहना है कि मेरे प्रदेश की जनता जो इस समय परेशान है राजधानी के लिए, उसकी ज़रूरत है, मुझे फंड की ज़रूरत है, और शायद भारी मात्रा में, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसकी डिमांड उन्होंने, उसका पूरा लेखा जोखा लेकर के आए हैं। तो ये सारी कहानी हैदराबाद से दिल्ली के बीच की है। दिल्ली से जो खबरें मिल रही हैं उसमें चंद्रबाबू नायडू ने जो अपनी फहरिस्त बनाई है, डिमांड चार्टर बनाया है, उसमें करोड़ों की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, अरबों की बात हो रही है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी जो सहायता सरकार में दे रहे हैं उसका मीटर डाउन कर दिया है और कहा है कि इस मीटर को रिचार्ज करिए, आप अरबों रुपए दे करके रिचार्ज करिए। मुझे राजधानी बनानी है, मुझे जनता का काम करना है, मैं वादा करके आया हूँ। मैं मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण भी देने आया हूँ, इस पर भी मोहर लगानी है। तमाम चीज़ें सामने रख करके वो डिमांड की एक पूरी ये जो डायरी होती है वो लेकर के आए हैं। अरबों रुपया चाहिए चंद्रबाबू को। यदि ये नहीं दिया तो फिर क्या होगा, मैं इस मामले में आगे बताऊंगा। तब तक मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे जल्दी से जल्दी जितने सब्सक्राइबर मिल जाएंगे उतनी ही बढ़िया से बढ़िया वीडियो मैं आपको बना करके दूंगा। आप पहले सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपको बता दूं, मीटर रिचार्ज कराने के लिए कहा गया है, अरबों रुपए मांगे गए हैं। यदि ये मीटर रिचार्ज करना बंद कर दिया नरेंद्र मोदी ने,
तो उधर से जो सरकार को रिचार्ज हो रहा है 16 सांसदों के जरिए, वो रिचार्ज बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। प्रधानमंत्री कब आपको मालूम है कि चंद्रबाबू नायडू एक भारी भरकम सांसदों का दल जिता करके लाए हैं और उनकी संख्या 16 है। यदि नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को धन देना बंद कर दिया तो निश्चित तौर पर समझिए सरकार कभी भी जा सकती है। अब मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी की सरकार की खुद की माली हालत खराब है। उन पे अरबों रुपए का कर्जा है। जब वो सत्ता में आए थे तब कर्जा बहुत कम था और इस समय हालत ये है कि विश्व बैंक का बहुत सारा कर्जा है। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे आंकड़े हैं और पब्लिक डोमेन में हैं। अब सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी सरकार का कई राज्यों पर कर्जा बकाया है, जिसमें गुजरात खुद शामिल है, जिसमें पंजाब शामिल है और कई राज्य हैं जो मोदी के भरोसे ही बैठे हैं। उनका सारा विकास मोदी के जरिए ही होगा। तो ये सारी चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मोदी कहाँ से लाएंगे पैसा, कौन से राज्य में कटौती करेंगे? बिहार नीतीश बाबू खुद बैठे हैं, उनको पैसा चाहिए, उनको चुनाव लड़ना है आगे, उनके यहाँ पुल गिर रहे हैं, उनके यहाँ बहुत सारे काम खराब हो रहे हैं, उनके भी 12 सांसद हैं। अब आप ये मान के चलिए कि आखिरकार नरेंद्र मोदी फंस गए हैं पूरी तरह से। क्या करेंगे? छोटी मोटी डिमांड नहीं है, 1-1 लाख करोड़ की डिमांड है नायडू बाबू की, और वो पूरी नहीं होगी उसी दिन सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ऐसा एक कहानी सामने आ रही है। यदि मोदी ने आंध्रा को धन देना बंद कर दिया, चलिए ठीक है, महीने 2 महीने वो करेंगे, पूर्ति करेंगे, नायडू जो मांगेंगे देंगे, लेकिन साल 6 महीने बाद फिर क्या होगा? क्या पाला बदलने की स्थिति पैदा हो जाएगी? देखिए, मैं आपको अभी बता दूं, अभी क्या पोजीशन है। पोजीशन ये है कि महाराष्ट्र के नेता शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी से सीधे सीधे टच में हैं नायडू साहब के में। क्या होगा? ये डिमांड कब तक पूरी होगी? उन्होंने इसी के चलते सारे अपने जो विकल्प होते हैं राजनीति में सब खोल के रखे हैं। नायडू बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। जब मीटर में रिचार्ज बंद हो जाएगा मोदी की तरफ से, तो 2 मिनट लगेंगे उस सरकार को अल्पमत में लाने के लिए। अब एक नई खबर बता रहा हूँ। गोदी मीडिया इन सब चीज़ों से दूर है, उसे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उसे तो धन मिल रहा है, विज्ञापन मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, सबको मौज हो रही है। एंकरों की, एंकरनियों की मौज हो रही है, और टीवी के चैनल के मालिकों की हो रही है, अखबार के जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं उनकी मौज हो रही है। इस बीच में एक नई खबर सुनाने जा रहा हूँ। मैं वेंकैया जी का नाम ले रहा हूँ, वेंकैया जी नहीं है, ये चंद्रबाबू नायडू के बारे में बात कर रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली आने से पहले एक चिट्ठी लिख दी है। किसको लिखी है? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के नाम। और वो चिट्ठी अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट कर दी है। शायद आप लोग ट्विटर को जानते हो, ट्विटर को पढ़ते हो, ट्विटर को फॉलो करते हो, तो उसको चिट्ठी को पढ़ लीजिए। नायडू साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली हुई है, जिसको एक्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है? रेवंत रेड्डी को लिखी चिट्ठी ट्विटर पर डाल देना, इसका मतलब सीधे सीधे इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी से सीधे संपर्क की बात चल रही है। बात चल रही है मोदी को डराने की बात चल रही है कि देखिए ये भी चिट्ठी हम लिख चुके हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनके भी टच में हैं। आप ये मत भूलो, हमें पैसा चाहिए आंध्रा के लिए। आपको मैं बता दूं, इस चिट्ठी के बाद यदि नरेंद्र मोदी ने नायडू साहब को पैसा नहीं दिया तो फिर क्या हाल होगा?
कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, छोटी मोटी गिनती है, इधर से उधर होने में कोई टाइम नहीं लगता। यदि एक भी पार्टी इधर से उधर हो गई तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। 12 सांसद हैं, अभी 292 का खेल चल रहा है, 272 चाहिए। 10 सांसद इधर से उधर होते ही सारा खेल डमाडोल। 12 सांसद नीतीश बाबू के हैं और 16 सांसद उनके हैं। कोई भी एक पार्टी छिटक गई, खेल खत्म। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की ओर चला जाएगा। बाद की बात है क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए नरेंद्र मोदी को अब शायद मेरे हिसाब से फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। कहाँ कटौती करनी है, कहाँ से वसूली करनी है, कहाँ ईडी भेजनी है, कहाँ से क्या करना है, अब ये खेल चलने वाले नहीं है। अब तो केवल नायडू और नीतीश कुमार को खुश बनाए रखना है। ये सारी कहानी अब चलने वाली है। अब सवाल उठता है कि नायडू जब गए हैं तो कुछ न कुछ तो लेके आएंगे। बजट आने वाला है, बजट सेशन में ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी कि नहीं रखी जाएंगी, आंध्र प्रदेश को क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें निर्मला सीतारमण से भी होनी है, नरेंद्र मोदी से भी होनी है। और उनके लिए 2 ही नेता हैं, बाकी किसी से कोई बात नहीं करनी है। अब नरेंद्र मोदी आंध्रा के लिए थैली खोलते हैं नहीं खोलते हैं, ये बात अब सामने आती है कि आखिरकार होगा क्या। यदि इस लंगड़ी सरकार को चलाना है तो थैली खोलनी पड़ेगी। अब इधर आपको मैंने पहले बताया कि मोदी साहब के पास तो पैसे ही नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि दे सकें। और वो वैसे भी आपने देखा होगा किसी भी राज्य में जाकर के घोषणा तो बहुत लंबी चौड़ी करते रहे हैं, लेकिन देते कहीं कुछ नहीं है। केवल ज़मीन पर ही एम्स की घोषणा हो जाती है, एम्स तैयार है, एयरपोर्ट बन जाते हैं उनके, बहुत सारी कई एक चीज़ें हैं। तो अब हमको ये देखना है कि बजट में उनको क्या मिलने वाला है नायडू जी को। और इसी के चलते हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी चंद्रबाबू नायडू के लिए एटीएम है। एटीएम का मतलब आप समझते होंगे, आप लोग यूज करते होंगे, ऑल टाइम मनी। जब चाहो तब नरेंद्र मोदी से एटीएम की तरह पैसा ले आओ, अपने प्रदेश में काम करो, विकास करो। ये है असली कहानी। आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार जब गई थी तब वो क्या क्या करके आए थे। 48,000 करोड़ के काम उन्होंने छिड़वा दिए थे, छिड़ने का मतलब जारी करा दिए थे। और करीब 40,000 करोड़ के आसपास, मेरे को ज़्यादा फिक्स गिनती नहीं मालूम है, उसके काम टेंडरिंग में थे। अब जो काम दोबारा से वो जो जगन रेड्डी आए तो उन्होंने वो काम उनके ख़त्म करा दिए, रोक दिए। अब वो जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी चंद्रबाबू नायडू की, उनको वो दोबारा चालू करना चाहते हैं। अरबों का खेल है। इस अरबों के खेल में यदि नरेंद्र मोदी ने तनिक भी हीलावाली की और मना कर दिया तो फिर उसका हाल, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लंगड़ी सरकार उसी दिन ख़त्म हो जाएगी। आपको मालूम है नायडू की बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने अपने प्रदेश की राजधानी के लिए अमरावती को सिलेक्ट किया था और वो अमरावती को ऐसा बनाना चाहते हैं जैसे नेहरू जी का चंडीगढ़। ये नेहरू जी का विजन था कि चंडीगढ़ उनके देखरेख में बनाया गया, बसा। और उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं कि अमरावती ऐसा बने, यूनिक सिटी हो, जो हिंदुस्तान में ऐसा कोई सिटी ना हो। और उस सिटी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी पैसा देने में बहुत हाथ पीछे रखते हैं। 2018 की बात है जब नरेंद्र मोदी नायडू बाबू का हाथ पकड़ करके खींच के एक कार्यक्रम में लेके आए थे। आपने देखा होगा, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है। उस समय अमरावती का जो प्रोजेक्ट था उसके लिए नरेंद्र मोदी ने पैसा नहीं दिया था, तब भी मोदी की सरकार थी, तब भी एनडीए से एकदम से छिटक कर अलग हो गए थे। तो वही नरेंद्र मोदी हैं और वही चंद्रबाबू नायडू हैं। अब देखना यह है कि अब क्या होने वाला है। उस समय तो चलो बात यह थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई खतरा नहीं था, वो
वापस अपने सांसदों को ले आए, एनडीए छोड़ आए, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल यूं करके सरकार है, डगमगा रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, नरेंद्र मोदी इस समय दुकान चला रहे हैं और वो दुकान उन्होंने किराए पे ली हुई है। मैं एक छोटी सी एक कहानी बता रहा हूँ। किराया तो नरेंद्र मोदी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि मालिक असली चंद्रबाबु नायडू हैं दुकान के। और जब किराया नहीं दोगे तो फिर निश्चित तौर पर आपको दुकान खाली करनी पड़ेगी। आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं। तो पहले भी आप 2018 में आपके 282 सांसद थे, इसलिए आपको कोई परवाह नहीं थी, कोई जा रहा है तो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब की बार नहीं है, अब की दुकान किराए पे ले रखी है नरेंद्र बाबू ने, इसलिए चंद्रबाबू नायडू को अब ज़्यादा देर झेल सकते हैं। जब तक पैसा है तब तक झेलेंगे, उसके बाद कोई चक्कर नहीं है, कहीं कोई चक्कर नहीं चलने वाला। सरकार जाने में 2 मिनट लगेंगे, इधर से यूँ करके चटक पटक खटाखट खटाखट हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा बैक में ले चलता हूँ। 4 जून को रिजल्ट आए, सरकार गठित हो गई, उधर चंद्रबाबू नायडू भी सीएम बन गए, इधर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, स्पीकर का चुनाव हो गया, सेशन 11 दिन चल गया, 1 महीना पूरा घूम गया। अब मैं आपको बता दूं, क्या जो कुछ भी सरकार ने किया, इसमें चंद्रबाबू नायडू ने जरा भी कोई दिलचस्पी दिखाई? कोई बयान आया उनका कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो? तुमने मंत्री कौन बनाया, कौन नहीं बनाया, लोकसभा स्पीकर किसको बनाया, किसको नहीं बनाया, गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, सॉरी, या वो ये की बात है दोनों, वित्त मंत्री कौन है, रेल मिनिस्ट्री किसको दे रहे हो? हमको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है भाई। हमको तो अपने प्रदेश की पड़ी है। आपने 2018 में हमसे सारा काम छीन लिया था, हमें भगा दिया था, मजबूर किया था भागने के लिए। अब हम भागने वाले नहीं हैं। अब हम अपनी, चूँकि ये मोदी ने जो प्रधानमंत्री का पद लिया है ये किराए का है, बाकी चीज़ें हों न हों, लेकिन नरेंद्र मोदी का पद किराए का है और इस किराएदारी में हमको आपको समझना पड़ेगा, इसका किराया हमें देना पड़ेगा। अब मोदी क्या करते हैं ये देखने की बात है। सेशन खत्म हो गया और 11 दिन तक 2 नेताओं ने मोदी जी को छेड़ा भी नहीं, कोई चूं तक नहीं की, क्योंकि विपक्ष ने इन 11 दिनों में जो सेशन चला उसमें मोदी सरकार को कचूमर बना करके छोड़ दिया। वैसे आमतौर पर सैंडविच कहते हैं, सैंडविच बना दिया, बीच में फंसा दिया चारों तरफ से। ऐसे ऐसे मुद्दे उठा दिए कि मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए। इधर उधर की कहानियां सुना करके मीट आउट करने की कोशिश की, लेकिन असलियत में मोदी सरकार हिल गई है, मोदी खुद हिल गए हैं, अमित शाह खुद हिल गए हैं। और इस सेशन में भी ये काम हुआ कि जो राहुल गांधी का बयान था उसको कुछ हिस्सा उसमें से ओम बिरला ने हटवा दिया, हिंदुओं वाला बयान, क्योंकि कोई दुनिया ये ना देख ले कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या था। हालांकि कांग्रेस ने उस पूरे बयान को रिकॉर्ड किया है, बल्कि उनके यहाँ पूरी कार्रवाई रिकॉर्ड की जाती है संसद की, कोई एक लाइन भी नहीं छूटती। तो इसलिए इस धोखे में नहीं रहना चाहिए सरकार को कि जो राहुल गांधी ने भाषण दिया था वो हमने हटा दिया है। आपके हटाने से क्या होता है, वो कांग्रेस रिलीज कर देगी उस चीज़ को जब करनी होगी। तो खैर, अब चंद्रबाबू नायडू को करीब 4-5 दिन दिल्ली में रहना है और अभी तक जो हमें पता चला है सूत्रों से 4-5 जो मिनिस्ट्री हैं उनमें उनसे बात करनी है। सेक्रेटरीट तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मंत्रियों से ही मुलाकात करके अपनी बात मनवानी है। अमरावती का कंसेप्ट है उनके सामने। मैं अमरावती का अभी एक फ़ोटो यहाँ लगाऊंगा जो एक राजधानी का है, वो आप उसको देखना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि चंद्रबाबू नायडू अपना माइंड सेट करके आए हैं, बिजनेस का डील करने आए हैं, ना कि वो नेता के तौर पर कोई बात करने आए हैं। उनको चाहिए अमरावती के लिए पैसा।
पूरे आंध्रा को ये संदेश दे दिया है उन्होंने जाते ही कि अमरावती में राजधानी बनेगी और वो ऐसी राजधानी होगी जिसे लोग देखेंगे, दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। चंद्रबाबू नायडू वो हस्ती है जिसने भूतकाल में भी लोगों को नचाया था। आपको शायद मालूम होगा, ये मसला कोई आज से नहीं है, 1996 के आसपास से चला आ रहा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। प्रमोद महाजन जैसे दिग्गज लोग अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार हुआ करते थे, उनको उंगलियों पर नचाया था और उनकी एक नहीं सुनते थे। उस समय भी वो लंगड़ी सरकार चलवा रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने, प्रमोद महाजन ने उनकी डिमांड पूरी की थी। जिस दिन आज का एटीएम मशीन ने पैसा उगलना बंद कर दिया, चंद्रबाबू नायडू पूरी मशीन की मशीन बदलवा देंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। 1 लाख करोड़ का पैकेज है अमरावती को सुसज्जित करने का। अब आपको मैं ये भी कह दूं कि जिस दिन एटीएम बंद होगा उसी दिन मामला ख़त्म। खैर, कहानी बहुत लंबी हुई। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आप मेरे चैनल पे मुझे लोग गालियां भी दे रहे हैं, अब तो गाली देना शुरू कर दिया है। खैर, मैं इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं करता। मैं उनको विनम्रता के साथ कहता हूं कि आप जो मन में आए लिखें, आपको खुली छूट है, चूँकि ये सोशल मीडिया है, आपका अपनी उंगली है, आप जहां दबाएंगे वही अक्षर बनेगा। मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। मैं सत्य से नहीं डिग सकता। सच्ची पत्रकारिता मैंने पूरे पिछले 38 वर्ष से की है और मैं करता रहूँगा। बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और सच्ची बातें लिखी हैं। जनता की बात को मैंने हमेशा अपने कलम से उजागर किया है। अब जो आपको अच्छा लगता है वो लिखें, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।